नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को देखने वाले हैं और यह जो सेशन होने वाला है यह मूल रूप से अरिहंत के एनसीईआरटी नोट्स के ऊपर आधारित हो गई है। आप लोगों को ध्यान में रखना है और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि आज के इस सेक्शन में हम लोग प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे, यानी पाषाण काल के दौरान या आद्य ऐतिहासिक या या धातु युग के दौरान किस किस प्रकार के परिवर्तन हुए, यहाँ से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार मैं फिर बताता चलूं कि यह जो एनसीईआरटी नोट्स है आपका अरिहंत का, यह मूल रूप से ओल्ड और नई एनसीईआरटी के साथ साथ तमिलनाडु बोर्ड और एनआईओएस के पाठ्यक्रमों से लिए गए तथ्यों के आधार पर इस बुक को बनाया गया है और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास जो है इस प्रकाशन की ओर से किया गया है। तो मेरे ख्याल से यह जो बुक है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को परीक्षार्थियों को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से काफी प्रश्न अब पूछे जाते हैं। यदि आप लोग इसे पढ़ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितना सारगर्भित और बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास है अरिहंत प्रकाशन की ओर से किया गया है, जो हम लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत एक सेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन हम लोगों ने किया था। तो आज के इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और प्रागैतिहासिक कालीन जो संस्कृतियां हैं उसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के साथ साथ तमिलनाडु बोर्ड और एनआईओएस के जो भी पाठ्यक्रम है उससे लिए गए बुक्स के आधार पर इसका बुक का निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में कि भारतीय इतिहास का जब हम लोग काल विभाजन करते हैं तो उसे 3 कालखंडों में हम लोग बांट करके चलते हैं और स्रोतों के आधार पर यदि हम लोग देखें तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्री हिस्टोरिक एज या प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक एज और तीसरा है हमारा हिस्टोरिक एज या ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है? तो मूलतः अगर हम लोग देखें प्रागैतिहासिक काल को तो इस कालखंड में मनुष्य जो था अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं हुआ था। यह ध्यान रखिएगा, इस कालखंड में मनुष्य सभ्य नहीं था। जंगलों में जंगली की तरह लोग यहाँ पर मनुष्य निवास करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर हमें किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अपितु यहाँ पर बहुत सारे जो है हम लोग को ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हो पाते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। औजारों के अवशेष हमें प्राप्त हो जाते हैं, परंतु उन औजारों के आधार पर हम लोग पूर्ण रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि मानव किस प्रकार से उसमें निवास करता था या क्या क्या वो सोचता था। इस विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो इस कालखंड में पुरातात्विक साक्ष्य तो हमें प्राप्त होते ही होते हैं, साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। परंतु यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि इन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे हम लोग अगर इंडस वैली सिविलाइजेशंस को देखते हैं तो वहां पर लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, परंतु भाव चित्रात्मक लिपि होने के कारण उस कालखंड के लोग उस लिपि में क्या कहना चाहते थे उसे हम लोग अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो अधिकांशतः अगर हम लोग देखेंगे तो इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग भी कहते हैं। और हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को देखते हैं तो उस कालखंड में हम लोग कांसे के उपयोग का उल्लेख हम लोग देख चुके हैं। कांसे का प्रयोग उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किया जा रहा था। यहाँ मैं एक उदाहरण आगे लूंगा ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को जोड़ने के लिए, लेकिन पहले हम लोग समझते हैं ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा गया है जिस कालखंड के पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं और लेखन कला भी उपलब्ध है। और ये जो लेखन कला है या ये जो लिखित साक्ष्य हैं, ये लिखित साक्ष्यों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 600 ईसा पूर्व के बाद का काल भारत में ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हम लोग अगर देखने का प्रयास करें तो अगर हम लोग मौर्य काल को देखते हैं या सम्राट अशोक के अभिलेखों को अगर हम लोग देखते हैं तो जब जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था तो उसके पश्चात यह ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ गया। परंतु उससे पहले जब अशोक के अभिलेखों को हम लोग नहीं पढ़ पाए थे
तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया होगा। तो इस उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में मूल अंतर क्या हो सकता है। इसके पश्चात प्रागैतिहासिक काल की जब हम लोग बात करेंगे तो प्रागैतिहासिक काल की अवस्था पाषाण काल के रूप में परिभाषित की जाती है। अब पाषाण काल वह काल था जब मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग मूलतः करता था। अब इस पाषाण काल को भी हम लोग 3 अलग अलग खंडों में बांटते हैं, क्योंकि उस कालखंड में जब पत्थरों का हम लोग मनुष्यों के द्वारा उपयोग करना प्रारंभ किया गया, तो उन पत्थरों में उनकी जो आकृति थी या उनको बनाने के जो तरीके थे या परिष्कृत औजारों का जैसे जैसे विकास होता चला गया, तो उस आधार पर इसे तीन कालखंडों में विभाजित कर दिया गया। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और तीसरा नव पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण काल में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी जीवन यापन करने लगा। कृषि वगैरह का विकास इस कालखंड में भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पाषाण काल की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वह काल जब मानव सभ्यता का आदि काल था और मनुष्य का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर था, तो उस कालखंड को हम लोग पाषाण काल की संज्ञा देते हैं। इसे फिर से हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसे हम लोग देख चुके हैं। और पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में हम लोग विभाजित करेंगे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब इसमें जो उपकरणों या औजारों का प्रयोग किया गया उसे अलग अलग संस्कृतियों का नाम दिया गया। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल की हम लोग बात करेंगे तो इसमें शल्क संस्कृति का विकास हुआ, और शल्क संस्कृति का जो विकास हम लोग देखते हैं या सोहन घाटी और बेलन घाटी, एक पंजाब एक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इस प्रकार के निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष या औजार हमें प्राप्त होते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल को हम लोग फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं, और यह जो है सोन नदी, बेलन नदी, नर्मदा नदी घाटी और तुंगभद्रा घाटी के क्षेत्रों में फलक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। वहीं शल्क और फलक संस्कृति जिसमें दोनों संस्कृतियों का विकास देखा गया उसे उच्च पुरा पाषाण काल कहा गया, और यह मूलतः आपका उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, छोटा नागपुर की घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य भारत से शल्क और फलक संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के विकास चरणों को हम लोग देखेंगे और इनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे, जहां से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो इस कालखंड में मनुष्य मूलतः शिकार के ऊपर निर्भर था, और वह खाद्य संग्राहक था। खाद्यान्नों का भी संग्रह करता था। जंगली कंदमूल, फल आदि का उपयोग मनुष्यों के द्वारा किया जाता था, और शिकार के द्वारा या आखेट के द्वारा अपना जो पेट है उसका भरण पोषण वह करता था। मानव की बात करें तो भूमि पर मानव का विकास प्लीस्टोसीन काल में या चतुर्थी अति नूतन काल के आरंभ में मानव की उत्पत्ति हुई थी, और यह घटना अफ्रीका में सबसे पहली बार घटित हुई थी। आज मानव है उसका विकास सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था, और ये लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व मानव का विकास माना जाता है। आदि मानव के जीवाश्म या फॉसिल्स की बात करेंगे तो इनके अवशेष भारत में प्राप्त नहीं होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान में रखिएगा कि आदि मानव के जीवाश्म भारत में प्राप्त नहीं होते। मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत यदि हम लोग देखें तो यह द्वितीय हिमावर्तन या ग्लेशिएशन के काल के बताए जाने वाले संचयों में मिले पत्थर के औजारों से मिलता है। ध्यान रखिएगा, जो पत्थर के औजार मिले हैं एक जगह पे, उनसे हमें पता चलता है कि भारत में द्वितीय हिमावर्तन के कालखंड में प्राचीनतम मानव का रहना यहाँ पर हो पाता था, और यह भी काल लगभग आपका 25 लाख ईसा पूर्व माना गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मानव की उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। ये भारत के लिए है। और वहीं भारत में आदि मानव जो है वो पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग किया करते थे, और ये जो औजार और उपकरण है ये 3 नदी याद रखिएगा, सिंधु, गंगा और यमुना के कछारी मैदानों को छोड़ करके संपूर्ण भारतवर्ष में प्राप्त होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। पूरा पाषाण काल के
अवशेष हमें कहां से नहीं प्राप्त होंगे, तो सिंधु, गंगा और यमुना के कछारी प्रदेशों को छोड़ करके ये संपूर्ण भारत से प्राप्त हो जाते हैं। और वहीं अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो छोटा नागपुर के पठार से ये औजार हमें प्राप्त होते हैं जो 1 लाख ईसा पूर्व के हो सकते हैं। और ऐसे ही औजार हमें आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर भी प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश का कुर्नूल शहर और छोटा नागपुर के पठार पूरा पाषाण काल के औजार की प्राप्ति स्थल के मुख्य केंद्र के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बोलन घाटी में पशुओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर यह अनुमान लगाया गया है पुरातत्वविदों के द्वारा कि पूरा पाषाण काल में मनुष्यों ने भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि मवेशियों का पालन करना प्रारंभ कर दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पशुओं के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मिर्जापुर जिले के बोलन घाटी से ये हमें प्राप्त होते हैं। और भारत में पूरा पाषाण युग की बात करेंगे तो उस कालखंड के दौरान शुतुरमुर्ग भी प्राप्त होते थे, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान की बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में शुतुरमुर्ग मुख्य रूप से पाए जाते हैं, लेकिन पूरा पाषाण काल में भारत में भी इनकी प्राप्ति होती थी। क्योंकि महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का पटनेपुरा एक स्थान है जहां से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। और इन शुतुरमुर्ग के कुछ अंडों के छिलकों पर कुछ चित्रांकन भी हमें प्राप्त हुआ है। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में हुसंगी जो है यह पूरा पाषाण स्थल से यहाँ से कई प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से आवास और उद्योग स्थल होंगे ऐसा अनुमान पुरातत्वविदों ने लगाया है। हुसंगी में आवास और उद्योग स्थल का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत की पूरा पाषाण कालीन सभ्यता का विकास प्लीस्टोसीन काल या हिमयुग में हुआ था और भारत में लक्षित मानव की प्रथम उपस्थिति मध्य प्लीस्टोसीन अर्थात 5 लाख वर्ष से पूर्व नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्लीस्टोसीन की अवधि या 5 लाख वर्ष से पूर्व भारत में मानव के अवशेषों की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है। पूरा पाषाण काल की अवस्थाओं की बात करेंगे तो 3 कालखंड हम लोग देख चुके हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल और इस काल की अवधि अगर हम लोग देखें तो 5 लाख से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व के मध्य तक इसकी अवधि निर्धारित की जाती है। इस कालखंड में मनुष्यों के द्वारा मूल रूप से कुल्हाड़ी, आपका बिदारनी और खंदक का प्रयोग या चॉपर का प्रयोग किया जाता था, जो इस कालखंड की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो निम्न पूरा पाषाण काल के जो स्थल हैं वह वर्तमान में स्थित पंजाब की सोवन या सोहन नदी की घाटी और इसके दूसरे स्थल कश्मीर और थार भूमि में से भी आपका निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं, मूलतः पत्थर के औजारों के रूप में। वहीं अगर हम लोग देखें तो इसी कालखंड में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी में भी औजारों की प्राप्ति होती है, जो कि निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और राजस्थान की मरुभूमि, यहाँ हम लोग जानते हैं कि डिडवाना आपका एक झील है राजस्थान का, तो राजस्थान की मरुभूमि के डिडवाना क्षेत्र में नर्मदा की घाटियों में और मध्य प्रदेश के भोपाल के पास में भीमबेटका की गुफाओं और वहां की शैलाश्रयों में विभिन्न औजार मिले हैं, जिसकी अवधि बताई जाती है कि ये 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। यानी कि इन स्थलों पर जो मानव का निवास था वो 1 लाख ईसा पूर्व से यहाँ पर मानव निवास कर रहा था। भीमबेटका की गुफा याद रखिएगा, ये काफी प्राचीन चित्रांकन यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। वहीं हस्तकुठारों की बात करेंगे तो द्वितीय हिमालय अंतर हिमावर्तन के समय के जवाब में हमें प्राप्त होते हैं। और इस अवधि की बात करेंगे तो जलवायु में नमी कम हो गई थी। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि जलवायु में नमी के कमी हो जाने के पश्चात ही हम लोग जो हमारा अंतर हिमावर्तन या ग्लेशिएशन का एज था वह समाप्त होता जाता है। इसके पश्चात की अवधि मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आती है और इसकी अवधि 50,000 से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। और इस कालखंड में मनुष्य ने पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का उद्योग की स्थापना की और इनसे बने औजारों या उपकरणों का प्रयोग किया। और इस कालखंड के जो भी पपड़ियां थी वो संपूर्ण भारत में पाई जाती है। इस कालखंड में मुख्य औजार के रूप में फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी का प्रयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता था। और इस काल के स्थल जिस क्षेत्र में मिलते हैं उसी क्षेत्र में जहां पर निम्न पूरा पाषाण स्थल भी पाए जाते हैं। यानी कि निम्न पूरा
पाषाण काल निम्न पूरा पाषाण काल के जो निवासी थे उन्होंने ही मध्य पाषाण काल की शुरुआत भी की थी। इसलिए उसी स्थानों पर इस मध्य पाषाण काल का विकास हुआ जहां पर निम्न पूरा पाषाण काल के मनुष्य निवास करते थे। इस काल में देखेंगे तो एक प्रकार के सरल बटिकाश्म उद्योग, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है कि मध्य पाषाण काल में बटिकाश्म उद्योग स्थापित थे जो तृतीय हिमालयी हिमावर्तन के काल के थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ सकता है कि बटिकाश्म उद्योग जो मध्य पाषाण काल में विकसित हुए थे वो किस हिमालयी हिमावर्तन काल के थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। यहाँ ध्यान रखिएगा तृतीय हिमालयी हिमावर्तन के काल के थे। और बटिकाश्म क्या है, तो पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण करना, यह बटिकाश्म उद्योग के अंतर्गत आता था। और इस काल की जो शिल्प सामग्री है वह नर्मदा नदी के तट पर अनेक स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणावर्ती स्थानों पर पाई जाती है। यानी कि मध्य पाषाण काल के जो बटिकाश्म उद्योग थे उनके जो शिल्प सामग्री है या उनका जो सामग्री है, जो औजार हैं, वो नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी से हमें प्राप्त होती है। उच्च पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो उच्च पूरा पाषाण काल की अवधि 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की जाती है। इस काल में वायुमंडल में आर्द्रता काफी कम हो गई थी और इस अवस्था में विस्तार हिम युग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। ये ध्यान रखिएगा उच्च पूरा पाषाण काल का जो जलवायु था वह निम्न और मध्य पाषाण पूरा पाषाण काल के जलवायु से अपेक्षाकृत अधिक गर्म था। और इस कालखंड में एक नया उद्योग चकमक उद्योग की स्थापना होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग के लिए हो सकता है कि किस काल में चकमक उद्योग की स्थापना की गई थी। तो ये आपका उच्च पूरा पाषाण काल था। और आधुनिक प्रारूप का मानव, जिसे हम लोग होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं, उसका उदय उच्च पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता है। ये ध्यान रखिएगा होमोसेपियंस का उदय उच्च पूरा पाषाण काल की घटना है। और इस कालखंड में जो औजारों का प्रयोग किया गया था जिसमें फलक और तक्षणी था, इन सभी का जो इन अवशेष हैं वो भारत के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त होते हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार या छोटा नागपुर के पठारों से इस कालखंड के अवशेषों की प्राप्ति होती है। और उच्च पूरा पाषाण काल में मानवों के उपयोग के लिए जो गुफाएं और शैलाश्रय थी वह भोपाल के भीमबेटका मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त होते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें तो गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर ऊपरी पूरा पाषाणीय भंडार भी हमें प्राप्त होते हैं, जिसकी विशेषताएं क्या है, तो विभिन्न फ्लेक्स, ब्लेड्स, आपका ब्यूरियंस या स्क्रैपर्स का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों से पाया जाना। अब मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल में मुख्य रूप से मनुष्य शिकार और पशुपालन के ऊपर आश्रित था। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था आती है जिसे हम लोग मध्य पाषाण काल भी कहते हैं। यह पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के मध्य का संक्रमण काल है। यहाँ ध्यान रखेगा कि मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वह शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और खाद्य वस्तुओं का एकत्रित करके अपने लिए भोजन की प्राप्ति करते थे। कालांतर में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने पशुपालन कार्य भी प्रारंभ कर दिया था और सर्वप्रथम मनुष्यों ने वैसे पशुओं को पालना प्रारंभ किया जो हिंसक नहीं थे। और यहीं पर हम लोगों ने देखा कि इस कालखंड में मध्य पाषाण काल में लोगों के द्वारा पौधा उगाने और जानवरों की देखभाल करना प्रारंभ कर दिया गया, जिसे पुरातत्वविदों ने बसने की प्रक्रिया कहा है। ध्यान रखिएगा पौधों को उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को पुरातत्वविदों के द्वारा बसने की प्रक्रिया कहा गया है। इसके साथ ही कृषि के लिए प्रयुक्त पौधों और पालतू बनाए जाने वाले पशुओं में चयनात्मक दृष्टिकोण यहाँ पर अपनाया गया और पहले अहिंसक पशुओं को पालतू बनाया गया। और सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कुत्ता को पालतू बनाया गया था। ये मध्य पाषाण काल की घटना। साथ ही साथ कृषि की बात करेंगे या पौधा उगाने की बात करेंगे तो मनुष्यों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसल को उपजाया था। गेहूं और जौ प्रारंभिक फसल थी। यहाँ पर हमेशा हमें कंफ्यूजन होता है कि चावल का उत्पादन मध्य पाषाण काल की घटना नहीं है।
गेहूं और जौ का उत्पादन मनुष्य के द्वारा मध्य पाषाण काल में किया गया था। और इस कालखंड के जो पत्थर के औजार थे वो बहुत छोटे औजारों का प्रयोग किया जाता था, और इन औजारों के द्वारा फल फूल काटने या हड्डियों और मांस को काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल को उतारने के लिए इन औजारों का उपयोग किया जाता था। मध्य पाषाण कालीन स्थलों की बात करेंगे तो राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में इस कालखंड के उपकरणों की प्राप्ति हमें अधिक मात्रा में होती है। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो कृष्णा नदी घाटी में इसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल में अगर हम लोग देखें तो राजस्थान में एक स्थान है आपका बागोर। बागोर का जब उत्खनन किया गया तो वहां से सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग की स्थापित होने की बात हमें पता चलती है। बागोर में सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग का विकास हुआ था, और यहाँ के निवासियों की जीविका का आधार था आपका शिकार और पशुपालन। वहीं मध्य प्रदेश में एक स्थान है आदमगढ़, और राजस्थान में बगोर की हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान में बगोर में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये मध्य पाषाण काल का आपका घटना है। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उन गुफा की दीवारों पर मनुष्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्रों का चित्रांकन किया जाता है। इसके उदाहरण हमें मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में प्राप्त होते हैं, जिसे हम लोग शैल चित्र के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा हम लोग जानते हैं, जहां से शैल चित्रों की प्राप्ति हुई थी। वहीं राजस्थान की सांभर झील, जो काफी पुरानी झील है, जो नमक की झील है, सांभर झील के जमावों का जब अध्ययन किया गया तो यह पता चला कि 7000 से लेकर के 6000 बीसी के आसपास यहाँ पर पौधे उगाए जाते थे। ये भी ध्यान रखिए, खारापन बाद में हुआ होगा। ये नमक की झील पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पौधों को उगाया जाता था। सांभर झील के जमावों के अध्ययन से ऐसा पता चलता है। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व हमें 9000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा। उसके पश्चात अगर हम लोग देखते हैं तो नव पाषाण काल का स्थान आता है। नव पाषाण काल का समय जब आया तो 9000 विश्व के स्तर पर अगर देखें तो विश्व स्तरीय संदर्भ में नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज जो है वो 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी अवधि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये डेट ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें नव पाषाण कालीन स्थल के रूप में तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ एक नव पाषाणिक स्थल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर हम लोग विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों की ओर जब हम लोग जाते हैं तो वहां से हमें नव पाषाण स्थल की प्राप्ति होती है, जो कि 5000 ईसा पूर्व की अवधि का बताया जाता है। इस कालखंड में लोगों के द्वारा पॉलिशदार पत्थर के औजार और हथियारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया था, और मूल रूप से मनुष्यों के द्वारा पत्थर की कुल्हाड़ियों का उपयोग किया जाता था। ध्यान रखिएगा, पहले पॉलिश का उपयोग नहीं होता था, लेकिन जैसे हम लोगों ने नवपाषाण काल में प्रवेश किया तो हम लोग पत्थर के औजारों के ऊपर में पॉलिश करके उसे चिकना बनाने लगे। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि नवपाषाण काल के जो स्थल भारत में हैं वो 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रथम क्षेत्र की बात करेंगे, पहले हम लोग मैप के सहारे इसे समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से ये 3 क्षेत्र थे मध्य पाषाण काल में। पहले अगर हम लोग देखें पहला क्षेत्र तो हमारा पाकिस्तान का एरिया पड़ता है और कश्मीर का, जिसमें किलीगुल मोहम्मद, कोटा और मेहरगढ़ का नाम हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चालीगई, सरायखोला और बुर्ज-होम और श्रीनगर। बुर्ज-होम हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि बुर्ज-होम से क्या क्या अवशेष मिले हैं। दूसरा हिस्सा अगर हम लोग देखें, दूसरा क्षेत्र, तो ये दक्षिण भारत में मिलता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों से, जिसमें अगर हम लोग देखें तो कोरा टस्कर, टेक्कल, हेल्लूर, डेटनगर, काडेकाल, सगाना, मस्की, उपगल, कल्लू, पालाबोई, ब्रह्मगिरी, नरसीपुर, हेमग्गी और पेचमपल्ली, ये सभी के सभी हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? दक्षिण भारत में। और तीसरा जो क्षेत्र है वो नॉर्थ ईस्ट भारत में प्राप्त होता है, जो कि असम और मेघालय के क्षेत्रों में हमें प्राप्त हो जाता है। दावजली, हैंडिंग और तारू तारू और मकडोना, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि नवपाषाण कालीन संस्कृति के प्रतिनिधि थे, और यहाँ से इस कालखंड के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम भारत और वर्तमान पाकिस्तान,
दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत में असम और मेघालय के क्षेत्रों से नवपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मुख्य रूप से हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो अन्य स्थानों से भी इसके अवशेष हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब आते हैं, पहले हम लोग क्रम को देखते हैं और क्या क्या अवशेषों की प्राप्ति होती है ये हमें देखना है। तो उत्तर पश्चिम में अगर हम लोग बात करेंगे तो कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति की अनेक विशेषताएं हमें प्राप्त होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग देखें गर्तावास या गड्ढा घर, जो कि बुर्ज होम से हमें प्राप्त होता है। यहाँ से विभिन्न प्रकार के मृद भांड या मिट्टी के बर्तनों की विविधता हमें दिखाई देती है। पत्थर और हड्डी के विभिन्न प्रकार के औजार का प्रयोग और सूक्ष्म पाषाण का यहाँ पर पूर्ण अभाव हमें दिखाई देता है। औजारों का प्रयोग होता था लेकिन सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का पूर्ण अभाव यहाँ से हमें दिखाई देता है। बुर्ज होम की बात करेंगे तो ये एक प्रसिद्ध नवपाषाणिक स्थल है। और बुर्ज का अर्थ क्या होता है? बुर्ज होम का अर्थ भुर्ज वृक्ष का स्थान। भुर्ज वृक्ष का स्थान ये ध्यान में रखेगा, बुर्ज होम का मतलब होता है। और यह श्रीनगर के पास ही स्थित है। वहीं दूसरा प्रमुख स्थल है गुफ कराल। गुफ कराल का अर्थ होता है आपका कुलाथ या कुम्हार की गुफा। गुफ कराल का एक अन्य अर्थ है आपका कुलाथ या कुम्हार की गुफा। और गुफकराल के जो लोग थे वो कृषि के साथ साथ पशुपालन दोनों कार्य करते थे। साथ ही साथ अगर हम लोग बिहार के चिरांद की बात करेंगे जो कि वैशाली जिले में स्थित है, यहाँ से हमें हड्डी के अनेक उपकरणों की प्राप्ति हुई है जो कि नवपाषाण काल के बताए जाते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। और बुर्ज होम की बात करेंगे तो बुर्ज होम के लोग रुखड़े धूसर मृद भांडों या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर कुत्तों को उनके मालिकों के शवों के साथ दफनाया जाता था। यह प्रश्न बराबर पूछता है कि कहाँ के किस नवपाषाणिक काल के कब्र से मनुष्य के साथ कुत्तों को दफन करने का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो यह बुर्ज होम से हमें इसकी प्राप्ति होती है। और बुर्ज होम वास स्थान की सबसे पूर्व की तिथि अगर हम लोग देखें तो 2700 ईसा पूर्व की है, किंतु यदि चिरांद में मिली हड्डियों की बात करेंगे तो उसकी तिथि लगभग 2000 ईसा पूर्व से बहुत पहले की नहीं है। और कहा जाता है कि ये जो औजार थे चिरांद से जो प्राप्त हुए हैं वह नवपाषाण काल के औजार थे। द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे तो दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे की ग्रेनाइट की पहाड़ियों और पहाड़ियों में नवपाषाणिक लोग जो थे वो निवास करते थे। यहाँ से विभिन्न प्रकार की कुल्हाड़ी और विभिन्न प्रकार के प्रस्तर फलकों का प्रयोग किया जाता था जिनके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है असम की पहाड़ी में नवपाषाणिक औजार मिले हैं। और इसके अतिरिक्त ये औजार हमें मेघालय के गारो पहाड़ियों में भी प्राप्त होते हैं। वही दक्षिण भारत अगर हम लोग चलें तो कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगेन कल्लू, टी नरसिंहपुर और तक्कले कोट मुख्य नवपाषाणिक काल स्थल है। वहीं तमिलनाडु की बात करेंगे तो पय्यम पल्ली ऐसा नवपाषाणिक काल का स्थल है जहां की खुदाई हुई है। और दक्षिण भारत की बात करेंगे तो नवपाषाण काल की अवस्था 2000 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक यहाँ मानी जाती है। कर्नाटक के पिकली हल की बात करेंगे तो यहाँ के जो निवासी थे जो नवपाषाण काल से संबंधित थे ये मुख्य रूप से पशुपालक थे। और इन लोगों ने गाय, बैल, बकरी और भेड़ आदि पालना शुरू किया। और यहाँ राख के ढेर और निवास स्थान दोनों की प्राप्ति हमें हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम इस कालखंड के नवपाषाण काल की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझने का प्रयास करें तो इस कालखंड के लोग जो निवासी थे वो सबसे पुराने कृषक समुदायों में इसे माना जाता है। और ये पत्थर के कुदाल या पत्थर के कुदाल और लकड़ी के छड़ों से जमीन को खोद करके अन्न का उत्पादन करते थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कालखंड में पाषाण के जो औजारों का निर्माण होता था उस औजार के निर्माण के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। एक था पत्थर से पत्थर को टकराकर नए औजारों का निर्माण होता था और दूसरा था दबाव सल्क तकनीक। इसमें क्रोड को स्थिर सतह पर रख करके उस पर छेनी के रूप में हड्डी या पत्थर को रख करके सल्क निकाला जाता था और फिर औजारों का निर्माण किया जाता था। तो आपका पत्थरों से पत्थरों को टकरा करके और दबाव सल्क तकनीक का प्रयोग करके नवपाषाण काल में विभिन्न प्रकार के उपकरणों और औजारों का निर्माण किया जाता था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण नवपाषाणी काल का स्थल है और यहाँ के लोग सब सर्वाधिक उन्नत थे
यहाँ से हमें गेहूं जौ कपास आदि की कृषि यहाँ पे की जाती थी और यहाँ के लोग कच्ची ईंटों के मकान में रहते थे। मेहरगढ़ में जो कृषि होती थी वह गेहूं जौ और कपास की कृषि होती थी और कच्ची ईंटों के घरों में ये लोग रहते थे। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि नवपाषाण काल के जो विभिन्न उपकरण हैं, इनमें सेल्ट, कुल्हाड़ियां, बसूले, छेनी आदि जो औजार हैं वह उड़ीसा के साथ साथ झारखंड के छोटा नागपुर की पहाड़ी क्षेत्रों से ये हमें प्राप्त होते हैं। और नवपाषाण काल की बात अगर हम लोग करें तो नवपाषाण काल में अस्थायी जीवन के साक्ष्य हमें प्राप्त होने लगते हैं और कश्मीर में बुर्ज होम एक ऐसा स्थल माना जाता है जहां से गर्तावास मिला, जिसका उदाहरण हम लोगों ने पूर्व में देख लिया है। और इस गर्तावास में उतरने के लिए वहां पर सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त नवपाषाणिक काल का जो स्थल जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी में है, जिसे हम लोग दाऊदली हैंडिंग के नाम से जानते हैं, यहाँ से खरल और मूसल का साक्ष्य मिला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। खरल और मूसल, ओखली और मूसल, जिसे हम लोग गरम मसाला आदि कूटते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि खरल और मूसल का जो साक्ष्य वो दाऊदली हैंडिंग ब्रह्मपुत्र घाटी से प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ से जेडाइट पत्थर और काष्ठाश्म पत्थर भी प्राप्त होता है। और जेडाइट पत्थर के बारे में कहा जाता है कि यह भारत में प्राप्त नहीं होता है, इसे संभवतः चीन से लाया गया होगा। और मेहरगढ़ की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस कालखंड में कुछ ऐसे रीति रिवाज माने जाते थे जिनसे यह हमें पता चलता है कि उस कालखंड में लोग जीवन के यानी मृत्यु के उपरांत भी जीवन को मानते थे। इसके लिए हम लोग जब इस स्थानों पर प्राप्त कब्रों की खुदाई करते हैं तो यहाँ पर कंकालों के साथ साथ विभिन्न अन्य वस्तुओं की भी प्राप्ति होती है। जैसे मेहरगढ़ में जब एक कब्र की खुदाई की जाती है तो वहां पर हमें एक ऐसा साक्ष्य मिला कि मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया, यानी इस बकरी को इसलिए दफनाया गया होगा कि परलोक में मृतक के खाने का जो वस्तु था उसे भी रख दिया गया ताकि उसका उपयोग वह परलोक में कर सके। यानी मृत्यु के पश्चात जीवन में आस्था को भी इस कालखंड के लोगों ने अपनाया था। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की, और इसकी अवधि भारत में 3000 से लेकर के 800 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इसमें मूल रूप से हम लोग ताम्रपाषाणिक संस्कृति और कांस्य युग को रखते हैं। सबसे पहले ताम्रपाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो नवपाषाण युग के अंत तक धातुओं का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था और धातुओं में सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। और ताम्रपाषाणिक काल की बात करेंगे तो वहां से पत्थर और तांबे का उपयोग एक साथ किया जाता था। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो तकनीकी दृष्टिकोण से ताम्रपाषाण काल हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पूर्व का है, परंतु काल क्रमानुसार भारत की जो हड़प्पा की कांस्य संस्कृति है पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में हमें आती हुई दिखाई देती हैं। भारत में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों की बात करेंगे तो यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्व भारत में पाई गई है। और दक्षिणी पूर्व राजस्थान में 2 पुरास्थलों की खुदाई की गई है, जिसमें एक है आपका आहार और दूसरा है आपका गिलुंद। ये ध्यान रखिए, आहार और गिलुंद 2 प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां थी। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहां मालवा, कायथा और एरण की खुदाई हुई है। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की विलक्षणता मालवा मृद भांड है या मिट्टी के बर्तन है, जिसे ताम्रपाषाण मृद भांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। ध्यान रखिए, मालवा संस्कृति के जो मृद भांड हैं वह ताम्रपाषाण कालीन मृद भांडों में सबसे सर्वोत्तम कोटि या उत्कृष्ट कोटि का माना गया है। अब भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले महाराष्ट्र का नाम आता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जोरबे, नेवासा और दैमाबाद, पुणे जिले का चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक प्रमुख ताम्रपाषाणिक काल के स्थल हैं। ये ध्यान रखिएगा, इन स्थलों के नाम पूछे जाते हैं, किस जिले में है, किस राज्य में है, यह भी बराबर प्रश्न पूछा जाता है कि इनाम गांव कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो आपका पुणे में है और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य के पुणे में इनाम गांव की हमें प्राप्ति हुई है। वहीं जोरबे संस्कृति की बात करेंगे
तो जोरवे संस्कृति में मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया है, किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के अनेक तत्व हमें दिखाई देते हैं। जोरवे संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी और इसकी भी अनेक बस्तियां पाई जाती हैं, जैसे दैमाबाद और इनाम गांव नगरीकरण के अवसर पर पहुंच चुके थे। नगरीकरण के स्तर पर पहुंचने वाले दो स्थल थे जोरवे संस्कृति के अंतर्गत। एक था आपका इनाम गांव और दूसरा था आपका दाइमाबाद। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो महाराष्ट्र के जोरवे और चंदौली में सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाए गए हैं और चंदौली से तांबे की छेनी की प्राप्ति होती है। ये उपकरणों के प्राप्ति स्थल जो हैं, इन्हें आप लोग ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से कुछ एक आध प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। दाइमाबाद की बात करेंगे तो यहाँ से कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि काफी ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुई है और इनमें से कुछ वस्तुएं जो हैं वो हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव उन पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इनाम गांव की बात करेंगे तो ये ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी और यहाँ पर 100 से भी अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। इनाम गांव आपका किला बंद थी और ये खाई से घिरी हुई थी। और ताम्रपाषाण युग की जब बात करेंगे तो इस कालखंड के लोग पकी हुई ईंटों से परिचित नहीं थे। वहीं अनेक ताम्रपाषाण काल स्थल जो हैं वो हमें प्रयागराज जिले के, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। वहीं पूर्वी भारत की बात करेंगे तो गंगा तटवर्ती क्षेत्र जो है आपका चिरांद वैशाली में, इसके अतिरिक्त बर्धमान जिला आपका पश्चिम बंगाल में, बर्धमान जिले के पांडु राजार ढीबी और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में महिषादल उल्लेखनीय रूप से हम लोग इसके उदाहरणों में शामिल कर सकते हैं जो ताम्रपाषाण काल के स्थल थे। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में सेनुआर, सोनपुर और ताराडी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। आहार संस्कृति की बात करेंगे जो कि आपका राजस्थान में है। तो आहार संस्कृति के लोग आरंभ से ही धातु कर्म को जानते थे और आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती या तांबा वाली स्थान है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आहार संस्कृति आपका राजस्थान में है, इसका प्राचीनतम नाम ताम्बवती या तांबा वाली है। आहार संस्कृति का काल हम लोग देखते हैं कि यह 2100 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक माना गया है और गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है कि गिलुंद किस संस्कृति का स्थानीय केंद्र है, तो ये राजस्थान में पाई गई आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। वहीं नवदा टोली, एरण और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति का कालखंड 1700 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व का है और यह हड़प्पा संस्कृति से यह अलग मानी गई है। मालवा और राजस्थान की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां से मिट्टी की बैल की मूर्तिकाएं या सांड की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। मालवा और राजस्थान से बैल की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, सांड की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। और वृषभ या सांड की जब बात करेंगे तो ये धार्मिक पंथ का प्रतीक था जो कि मालवा और राजस्थान में अब प्रचलित रहा होगा। वहीं तिथि क्रम के दृष्टिकोण से देखते हैं तो गणेश्वर स्थल विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेखनीय हो जाता है। यह राजस्थान की क्षेत्रीय ताम्र पट्टी के सीकर और झुंझुनू क्षेत्र के तांबे के समृद्ध खानों के निकट है। ये ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है कि सीकर झुंझुनू क्षेत्र या राजस्थान का ताम्र पट्टी के क्षेत्र में कौन सा प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल था, तो वो था आपका गणेश्वर स्थल या गणेश्वर संस्कृति। और गणेश्वर संस्कृति का जवाब 2800 से लेकर के 2200 बीसी का माना जाता है और यह जो बहुत यहाँ से प्राप्त होने वाली बहुत सी वस्तुएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से भी पूर्व की वस्तुएं यहाँ से हमें प्राप्त होती है। अब बात करेंगे राजस्थान के कालीबंगा से जो कि आपका एक हड़प्पा कालीन स्थल भी था। हरियाणा का बनावली, ये दोनों आपका प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल रहे हैं और इसकी बात करेंगे तो दोनों प्राक हड़प्पीय अवस्था या स्पष्टता एक ताम्रपाषाणिक काल की सभ्यता का विकास सबसे पहले इन दोनों स्थानों पर हुआ था। इसके साथ ही हम लोग बात करें कि भारत के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियां थी उसकी अवधि 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 बीसी तक मानी जाती है और 1000 ईसा पूर्व तक आते आते वह लगभग समाप्त हो गई थी। इनमें से केवल एक संस्कृति ध्यान रखिएगा, वो थी जोरवे संस्कृति और जोरवे संस्कृति 700 बीसी तक जीवित रही थी। यानी जोरवे संस्कृति जो थी वह 700 बीसी तक एग्जिस्ट दक्षिण भारत में कर रही थी जो कि एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल था। वहीं कृषि और व्यवसाय की बात करेंगे
तो ताम्रपाषाण काल के लोग काले और लाल रंग के बर्तन का प्रयोग करते थे या मृदभांड का प्रयोग करते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे, तो काला और लाल रंग के बर्तन का प्रयोग करते थे और इनका प्रयोग लगभग 2000 बीसी से व्यापक रूप से होने लगा था। वहीं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशियों का भी पालन करते थे और वो लोग खेती करते थे। जनरली अहिंसक पशुओं को ये पालते थे, साथ ही साथ यहाँ पर ये हिरण का शिकार करते थे और ऊंट के अवशेष के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन कुछ अवशेषों की पहचान घोड़े, गधे और जंगली गधे के अंगों के रूप में की गई। लेकिन स्पष्टता हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि उस कालखंड में लोग घोड़ा, गधा या जंगली गधों को पाला करते थे। वहीं इस कालखंड में लोग के कृषि की बात करेंगे तो इस कालखंड में लोग गेहूं और चावल की कृषि करते थे और मुख्य अनाजों के अतिरिक्त ये लोग बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग और मटर आदि जो कई दलहन की खेती यहाँ पर की जाती थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक मनुष्यों के द्वारा गेहूं और जौ का कृषि किया जाता था, लेकिन जब ताम्रपाषाण काल की बात आएगी तो जौ के स्थान पर गेहूं और चावल का कृषि यहाँ पर किया जाने लगा। नवदा टोली की बात करेंगे तो नवदा टोली में बेर और अलसी भी उगाया जाता था और दक्कन या दक्षिणी पठार का जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वहां से कपास की पैदावार होती थी। वहीं पूर्वी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे और बंसी, मछली पकड़ने का कांटा या जिसे हम लोग बंसी कहते हैं, उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ कृषि के अंतर्गत चावल के साक्ष्य में बिहार और पश्चिम बंगाल से भी प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र से कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे की प्राप्ति होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कपास, सन, सेमल की रुई से बने धागे की प्राप्ति कहाँ से हो रही है, तो महाराष्ट्र से हो रही है। और इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ताम्रपाषाण काल में लोग वस्त्र निर्माण से भी ये लोग अत्यधिक परिचित थे। ताम्रपाषाण काल में पूर्वी भारत में चावल उगाया जाता था और पश्चिमी भारत जौ और गेहूं के लिए प्रसिद्ध था। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा कि पूर्वी भारत में, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल का एरिया था, वो चावल के उत्पादन के लिए और पश्चिमी भारत कपास गेहूं और जौ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। संस्कार और पूजा पद्धति की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणी जो लोग थे वो मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। ये ध्यान रखिएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में मृतक की अस्थियों को कलश में रख करके घर की फर्श के नीचे दफना दिया जाता था। इसके अतिरिक्त कब्र में मिट्टी की हांडियां और तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी, जो यह सिद्ध करती थी कि मृत्यु के पश्चात भी जीवन में आस्था या परलोक की आस्था इस कालखंड के निवासियों में रही होगी। वहीं मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि इस कालखंड के लोग मातृ देवी की पूजा भी करते थे। ताम्रपाषाण काल की अवस्था का महत्व क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह प्रायः भारत के सभी क्षेत्रों में इस संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। इस कालखंड में चाक पर बने हुए काले और लाल मृदभांड या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग लोग करते थे और अगर चित्रित मृदभांडों का सबसे पहले प्रयोग ताम्रपाषाण युग के लोगों ने ही किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछ सकता है कि चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सबसे पहले किस काल में लोगों ने किया, तो ताम्रपाषाण काल के लोगों ने इस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग किया। दक्षिणी भारत में नवपाषाण काल जो अवस्था थी वो अलक्षित रूप से ताम्रपाषाण अवस्था में परिणत हो गई और इन संस्कृतियों को नवपाषाणीय ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दे दिया गया। इसके अतिरिक्त ताम्रपाषाण युग के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए और नवपाषाण काल लोगों के विषय में यह ज्ञात है कि ये अनाज अधिक उगाते थे। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कायथा और एरन की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा कि कौन ताम्रपाषाण काल का कौन सा स्थल या जो बस्तियां थी वो किलाबंद थी। कायथा, एरन और इनाम गांव, ये सभी बस्तियां जो थी ये क्या थी, आपका
किलाबंद बस्तियां थी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता था। पश्चिमी भारत की बात करेंगे तो वहां पर लगभग संपूर्ण समाधान था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान का प्रचलन देखा जाता है। ये दोनों फैक्ट्स आप लोग ध्यान में रखेंगे, आंशिक और पूर्ण समाधान की बात आप लोग देखते चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे ताम्रपाषाण संस्कृतियों की दुर्बलताएं और उसे गैरिक मृदभांड अवस्था में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ताम्रपाषाण काल के लोग जो थे वो मवेशी का पालन करते थे और पशुपालन जो था मूलतः मांस के लिए किया जाता था। बस्तर की गोंड जनजाति के लोगों का मानना था कि पशुओं का दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए होता था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कांसे के औजारों का प्रयोग से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि क्रीट, मिस्र, मेसोपोटामिया में और सिंधु घाटी में भी प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में बड़ी सुविधा मिली है। किससे? तो कांसे के औजारों से। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से एक बड़ी ताम्र निधि हमें प्राप्त होती है, जिसमें 424 तांबे के औजार और हथियार, साथ ही 102 चांदी के पतले पत्थरों की प्राप्ति होती है। साथ ही अधिकांश गैरिक मृदभांड स्थल जो है वो दोआब के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं, लेकिन ताम्र निधियां जो है वो मूलतः बिहार और अन्य प्रदेशों के पठारी क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। गैरिक मृदभांड की संस्कृति का काल लगभग 8 वैज्ञानिक तिथि निर्धारणों के आधार पर सामान्यतः 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के मध्य रखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी संस्कृति का विकास कहाँ पे हुआ था। सावल्ला संस्कृति की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र का धुलिया क्षेत्र है। आहार संस्कृति आपका राजस्थान में, कायथा संस्कृति आपका चंबल नदी के किनारे, प्रभात संस्कृति गुजरात का तटीय क्षेत्र, रंगपुर संस्कृति गुजरात का तटीय क्षेत्र, मालवा संस्कृति नर्मदा नदी का क्षेत्र और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र का दैमाबाद और इनाम गांव, इस क्षेत्रों में की प्राप्ति होती है। साथ ही डेट इसका याद रखना है। जोरवे संस्कृति का ध्यान रखिएगा कि सबसे अंतिम समय तक ये बनी हुई थी, लगभग 700 BC तक यह इस संस्कृति के अवशेषों की प्राप्ति होती है। और ताम्रपाषाण युग के पश्चात भारत में कांस्य युग का प्रारंभ होता है, जिसकी अवधि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। इस कालखंड में मनुष्य ने तांबे और टिन के मिश्रण से कांसा बनाना सीख लिया था। और मध्य वर्ग के लोग जो थे उन्होंने सबसे पहले कांस्य के हथियार और औजार बनाने लगे, ये ध्यान रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने सबसे पहले कांस्य के बर्तनों का निर्माण आरंभ किया था। लौह युग की बात करेंगे तो लौह युग का तात्पर्य उस अवस्था से है जब मनुष्य लोहे के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुका था और लोहे के औजार और उसके उपकरणों का निर्माण कार्य तथा उसके उपयोग को करना सीख गया था। भारत में बात करेंगे तो 800 ईसा पूर्व लगभग 900 BC, ध्यान रखिएगा 900 BC के बाद भारत में लौह धातु से बने औजार और बर्तनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। यह कालखंड आपका उत्तर वैदिक काल का है। उत्तर वैदिक काल में मनुष्य ने लोहे का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। और दक्षिण भारत में इसी कालखंड में महापाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ, जो कि उस स्थान पर लौह युगीन अवस्था को दर्शाती है। ये ध्यान रखिएगा। नवपाषाण काल के पश्चात मनुष्य ने लौह युग में प्रवेश कर लिया था। अब महापाषाणिक संस्कृतियों की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये मूल रूप से दक्षिणी प्रायद्वीप के उच्च भागों में रहने वाले लोगों को महापाषाण निर्माता या मेगालिथिक बिल्डर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा महापाषाण क्या था, तो पत्थरों के समाधान वाली कब्रों को मूलतः महापाषाण कहा जाता था। और इन कब्रों के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े से घेरा जाता था, जिसके कारण इसे पाषाण के स्थान पर महापाषाण कहा गया। महापाषाण काल के कब्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर दफनाए गए लोगों के अस्थि पंजर के साथ मृद भांड और लोहे की वस्तुएं भी प्राप्त हुए। ध्यान रखिएगा, मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ लोहे के अवशेषों की भी प्राप्ति होती है इन महापाषाणिक कब्रों से। यानी कि मनुष्यों ने लोहे का प्रयोग करना सीख लिया था और पर मृत्यु के पश्चात परलोक के सिद्धांत का विश्वास भी इनका बना हुआ था। इन कब्रों के ऊपर से हमें त्रिशूल की भी प्राप्ति होती है, जिसे बाद में भगवान शिव के साथ इस त्रिशूल को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि किस कालखंड के कब्रों के ऊपर त्रिशूल की प्राप्ति होती है। तो दक्षिण भारत के महापाषाण काल के कब्रों से त्रिशूल की प्राप्ति होती है।
महापाषाणिक लोग जो थे वो प्रायद्वीप के सभी ऊंचे क्षेत्रों में पाए गए। इनका जमाव मूल रूप से पूर्वी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अधिक देखा गया। वहीं महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ 1000 बीसी माना जाता है और महापाषाण अवस्था जो थी वह ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर ईसा पूर्व 1ली सदी तक बनी रही। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में रहने वाले जो महापाषाणिक लोग जो थे वो अपने मृतकों के अस्थि पंजर को लाल कलश में रख करके गड्ढों में दफनाते थे और कृष्णा गोदावरी घाटी में पत्थर के घेरे वाले ताबूत समाधान या गर्त समाधान की परिपाटी अत्यधिक प्रचलित थी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गर्त समाधान का प्रचलन भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में देखा जाता है। तो कृष्णा गोदावरी घाटी क्षेत्र में प्रचलित महापाषाणी संस्कृति के अंतर्गत इस प्रकार के समाधानों का प्रचलन देखा जाता है और इस कालखंड में लोग धान और रागी उगाते थे और उनकी खेती बहुत ही कम भूमि पर होती थी। अब ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो ऐतिहासिक काल वह काल है जब मनुष्य ने वहां पर लिखना आरंभ कर दिया गया था और साहित्यिक स्रोतों के विकास के साथ भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। और यहाँ पर हम लोग देखें ऐतिहासिक काल की शुरुआत तो मूलतः वैदिक काल के पश्चात ही इसे माना जाता है। वैदिक काल को अगर हम लोग देखें तो आद्य इतिहास और इतिहास के मध्य का संक्रमण काल माना जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है कि आद्य इतिहास और इतिहास के मध्य का संक्रमण काल किस काल को कहते हैं, तो वो आपका वैदिक काल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि कुछ NIOS और तमिलनाडु बोर्ड से संबंधित जो कुछ चीज दिए गए हैं वो यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया जो हम लोग आगे पूर्व में देख चुके हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें तो भारत में पहला पूरा पाषाण कालीन औजार जो है वो पल्लवरम चेन्नई से प्राप्त हुआ था। इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा 1863 ईस्वी में की गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बराबर पूछता है। भारत में एस्यूलियन और सोहानियन संस्कृतियां पूरा पाषाण युग की दो महत्वपूर्ण संस्कृतियां हैं। एस्यूलियन उद्योग अगर देखें तो मुख्य रूप से हाथ की कुल्हाड़ियों से और सोहानियन उद्योग देखें तो फलक प्रकार के औजारों के निर्माण से जुड़ा हुआ है। ये दोनों का अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा एस्यूलियन और सोहेनियन संस्कृतियों के विषय में। एस्यूलियन में आपका हाथ की कुल्हाड़ियों मुख्य रूप से हाथ की कुल्हाड़ियों से था और सोहानियन उद्योग में फलक प्रकार के औजारों के निर्माण से जुड़ा हुआ है। भारत में मानव का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हथनौरा नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हथनौरा से अगर हम लोग देखें तो नर्मदा नदी घाटी के उत्तरी क्षेत्र में है और प्राचीनतम विलुप्त हाथी जिसे स्टेगोडान कहा गया है उसके दांत और जबड़े के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। और हथनौरा आपका एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। मध्य पूरा पाषाण काल का भारत का पहला ज्ञात स्थल निवासा था जो कि प्रवरा नदी के तट पर है, गोदावरी की सहायक नदी है। इसका उत्खनन एसिडी संकालिया सर के द्वारा किया गया था। वहीं ऊपरी पूरा पाषाण कालीन मानव जो था वह गुफाओं में रहता था और ये गुफा स्थल आंध्र प्रदेश के कुरनूल, कर्नाटक के हुंसंगी, बागोर 1 और बागोर 3 सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश में और गोदावरी घाटी तेलंगाना आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। वहीं ऊपरी पूरा पाषाण कालीन स्थल बागोर से पूजा स्थल का साक्ष्य में प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ऊपरी पूरा पाषाण कालीन स्थल है बागोर जो कि आपका सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश में है, वहां से पूजा स्थल की प्राप्ति होती है। यह भारत का प्रारंभिक पूजा स्थल इसे माना जाता है। वहीं भारत के महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थलों में पैंसरा जो कि मुंगेर बिहार में है, लंघनाज आपका गुजरात में है, चौपानी मांडो सराय नाहरराय, महदहा दमदमा सभी उत्तर प्रदेश में है, कंगनहल्ली कर्नाटक और बागोर राजस्थान में अवस्थित है। अब बात करेंगे मध्य पाषाण कालीन लोग गोलाकार अस्थायी झोपड़ियों में निवास करते थे। ये ध्यान रखिएगा, अस्थायी झोपड़ियां थी और ये झोपड़ी का आकार कैसा था, गोलाकार था। और ये लोग अपने मृतकों को दफनाते थे। साथ ही साथ महदहा में युगल समाधान स्त्री पुरुष का साक्ष्य में प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, महदहा से भी जो कि आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल है वहां से युगल समाधान की प्राप्ति होती है। एक पुरुष और एक स्त्री को दोनों को एक साथ दफनाया गया है। बुर्ज होम की बात करेंगे तो यह एक नवपाषाण कालीन स्थल था और यहाँ के लोग हड़प्पा सभ्यता के समान व्यवहार करते थे। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ के लोग जो औजारों का प्रयोग करते थे उसमें हस्त कुठार, बेढ़क, सुइया, उन्नत कुल्हाड़ी, दराती और धनुष और तीर, ध्यान रखिएगा। नवपाषाण काल में मनुष्य धनुष और तीर का प्रयोग करना प्रारंभ
कर दिया था। ये इम्पोर्टेंट है। और ये औजारों की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये उपयोग, इसके औजार मात्र औजारों के उपयोग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु शिकारी संग्रहकर्ता लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन के भी द्योतक थे। तो आज का सेशन में यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज के इस सेशन से आप लोग को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।